नमस्कार मित्रों, संस्कृत साहित्य की अगली क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप चाहे रीड की तैयारी करो, फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करो, चाहे आप सेकंड ग्रेड की तैयारी करो, सबके लिए यहाँ पर लगातार कॉमन क्लासेज चल रही हैं दोस्तों संस्कृत की। कहीं भी आपको दिक्कत नहीं आएगी। यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो जरूर आपको ये वीडियो देखना चाहिए। आज के इस क्लास में मैं आपको बताऊंगा बाण भट्ट जी के विषय में। बाण भट्ट जी के बारे में आपको पूरी जानकारी मिलेगी, जहां से प्रश्न आपका बन सकता है। पूरी डिटेल में आपको यहां पर बताऊंगा। इसके अलावा इनकी जो रचनाएं हैं, जो इन्होंने ग्रंथ लिखे हैं या इन्होंने जो रचना लिखी हैं, उनके बारे में भी आपको मैं पूरी डिटेल बताऊंगा, जहां से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे एक तो इनकी हर्षचरितम है और एक कादंबरी इनकी रचना है। वैसे रचना और भी हैं, लेकिन ये फेमस रचना है जिनमें से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए आज की क्लास हम शुरू करते हैं मित्रों। देखिए स्क्रीन पर दिख रहा होगा, जैसे हमारा टॉपिक रहेगा बाण भट्ट। देखिए स्क्रीन पर बाण भट्ट लिखा हुआ है और यहां हमने लिखा हुआ है तुरंग। ये तुरंग की इनको उपाधि दी गई है। तुरंग की इनको उपाधि दी गई है। अब क्यों दी गई है मैं आपको आगे समझा दूंगा इसको, ठीक है ना। तो मान लो आता है कि तुरंग की उपाधि किससे संबंधित है या किसकी है, तो उत्तर होगा बाण भट्ट जी की उपाधि है। ये बाण भट्ट जी को दी गई उपाधि है तुरंग। अब देखते हैं इनके विषय में क्या क्या विशेष है, वो हम समझते हैं। सबसे पहली पंक्ति में लिखा है, ये गद्य कवि सम्राट कहे जाते हैं। देखिए ये भी प्रश्न बनता है, गद्य कवि सम्राट किसे कहते हैं, ऐसा सवाल सीधा सा आ सकता है। तो गद्य कवि सम्राट बाण भट्ट जी को कहा जाता है, ऐसे आपको याद रखना है। इसमें फैक्ट हैं जो आपको याद रखने होंगे, उनको मैं समझाते हुए आपको बता रहा हूं। एक हो गया, ये गद्य कवि सम्राट कहे जाते हैं। इसके बाद में है, संस्कृत गद्य कवियों में सर्वश्रेष्ठ गद्य कवि माने जाते हैं। ये संस्कृत गद्य कवि जितने भी हुए हैं उन सभी में ये सर्वश्रेष्ठ गद्य कवि माने जाते हैं। कौन? बाण भट्ट जी। ये भी आपको फैक्ट ध्यान रखना होगा। इसके बाद में है संस्कृत सर्वश्रेष्ठ कथाकार। संस्कृत के अंदर जो सर्वश्रेष्ठ कथाकार हैं वो बाण भट्ट जी ही हैं। कथाकार की बात कर लो, चाहे सर्वश्रेष्ठ गद्य कवि की बात कर लो, चाहे गद्य कवि सम्राट की बात कर लो, सभी का आंसर एक ही होगा, बाण भट्ट जी। ऐसे ध्यान रखो। आगे है, कथा व आख्यायिका के प्रथम गद्य कवि कौन है? उत्तर हो जाएगा बाण भट्ट। ठीक है ना। कथा व आख्यायिका के प्रथम गद्य कवि बाण भट्ट जी को माना जाता है। ऐसे आपको ध्यान रखना होगा। तो ये वो फैक्ट हैं जहां से आपको प्रश्न एग्जाम में मिलेंगे, ठीक है ना। आगे चलिए, कह रहे हैं कि प्रथम एकमात्र या गद्य कवि हैं जिन्होंने जीवन परिचय दिया है। एकमात्र ऐसे गद्य कवि हैं ये जिन्होंने अपना जीवन परिचय दिया है। अपने ग्रंथ में, अपनी रचनाओं में इन्होंने जीवन परिचय भी दिया है। अन्य किसी भी गद्य कवि ने अपना जीवन परिचय नहीं दिया। तो यह भी एक विशेष फैक्ट हो जाता है। तो जो जो विशेष बातें वो मैंने यहां सबको समेटा है। अब चलते हैं मित्रों आगे। आगे देखिए, यहां लिखते हैं वात्स्यायन वंश, यानी इनका जो वंश है वो वात्स्यायन वंश है, या फिर कह सकते हैं ब्राह्मण वंश। तो इनके जो प्रवर्तक हैं वात्स्यायन वंश के, वो माने जाते हैं वत्स ऋषि। कौन माने जाते हैं? वत्स। अब देखना कैसे कैसे हम आगे बढ़ेंगे, इसमें पूरी मैं आपको वंशावली बता रहा हूं इनकी। जब तक इनका जन्म नहीं हो जाता तब तक आपको याद रखना है। देखिए वत्स हुए, वत्स के बाद में आपको ध्यान रखने हैं कुबेर, यानी वत्स के बाद में कुबेर का जन्म हुआ। कुबेर के बाद में पशुपति का जन्म हुआ और पशुपति के बाद में अर्थपति का जन्म हुआ। इसके बाद में चित्रभानु का जन्म हुआ और चित्रभानु की जो पत्नी, उसका नाम राज्य देवी। क्या नाम है? राज्य देवी या राजेश्वरी। इसके बाद में चित्रभानु के बाद में भूषण भट्ट का जन्म हुआ, नहीं सॉरी, इसके बाद में बाण भट्ट जी का जन्म हुआ। चित्रभानु के बाद में बाण भट्ट जी का जन्म हुआ और बाण भट्ट के बाद में भूषण भट्ट का जन्म हुआ।
भूषण भट्ट को पुलिन भट्ट या पुलिंद्र भट्ट भी कहा जाता है। बात समझ गए आप? दोबारा सुन लो भले। वत्स का जन्म हुआ, वत्स के बाद में कुबेर का हुआ, कुबेर के बाद में पशुपति का, पशुपति के बाद अर्थपति का, फिर उसके बाद में चित्रभानु का, इसके बाद में बाणभट्ट का और इसके बाद में भूषण भट्ट का। ऐसे करके देखिए हमें पता चल गया कि बाणभट्ट जी का मतलब पूरा वंश क्या है। बाणभट्ट जी के विषय में जानकारी मिल रही है आपको। और भूषण भट्ट इसलिए बताया क्योंकि भूषण भट्ट का भी इसमें सहयोग रहा है लिखने में। आगे बताऊंगा मैं उन्होंने क्या लिखा है। तो ऐसे करके इनका जो वंश हो गया वो हो गया वात्स्यायन वंश। और वात्स्यायन वंश जो है इसके प्रवर्तक माने जाते हैं वत्स ऋषि। वत्स, क्योंकि वत्स के बाद में ही बाकी जो लोग हुए हैं उन्हीं में हमारे बाणभट्ट जी भी हुए हैं। ऐसे आपको इनका ये क्रम ध्यान रखना होगा। ठीक है ना? क्लियर? आगे चलिए। अब आगे देखिए इनके पूरे वंश के बारे में हम जानते हैं। ठीक है ना? पूरे परिवार के बारे में जानते हैं क्योंकि यहां से प्रश्न आपका निश्चित रूप से पूछा जाता है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला है कि इनका वंश कौन सा है। तो याद रखना है वंश हो जाएगा वात्स्यायन वंश। एक तो ये फैक्ट ध्यान रखना होगा। फिर है वंश के प्रवर्तक कौन है, ये आपको अभी अभी बताया है। वत्स ऋषि जो हैं ये इनके वंश के प्रवर्तक हैं। कौन है? प्रवर्तक। इसके बाद में इनकी माता कौन है, तो राज्य देवी या राजेश्वरी। ठीक है, ये इनकी माता है और ये चित्रभानु की पत्नी है। ये आपको पहले हमने बता दिया है। इसके बाद में पिता कौन है, पिता है चित्रभानु और इनकी जो बहन है वो है मालती। पूरी डिटेल आपको ध्यान रखनी होगी। तो माता हो गए राज्य देवी, पिता हो गए चित्रभानु। इनके जो गुरु हैं उनका नाम है भरबू या भत्सु या भरचू, ऐसे अलग अलग नाम मिलते हैं। तो इनके गुरु का नाम है भरबू। ठीक है ना? और इनके ससुर का नाम मयूर भट्ट। इन्होंने मयूर भट्ट ने सूर्य शतक की रचना की है। क्या की है? सूर्य शतक की रचना इन्होंने की है। ऐसे आपको ध्यान रखना है। थोड़ी सी विशेष बात है जो आपको ध्यान रख लेनी है। इसके बाद में जन्म स्थान की बात करते हैं कि इनका जन्म स्थान कौन सा माना जाता है। तो जन्म स्थान माना जाता है प्रीतिकूट ग्राम। कौन सा? प्रीतिकूट ग्राम, जो कि सोन नदी के पास में है और ये बिहार प्रांत में है। कहां पर है? बिहार प्रांत के अंदर है। ठीक है ना? प्रीतिकूट ग्राम है, सोन नदी के पास में, बिहार प्रांत में है। निवास स्थान की बात करें तो स्थानवीश्वर कान्यकुब्ज कन्नौज के अंदर इनका ये निवास स्थान रहा है। ठीक है ना? एक तो जन्म स्थान हो गया, लेकिन निवास इन्होंने जो किया है वो स्थानवीश्वर या कान्यकुब्ज कन्नौज के अंदर इनका ये स्थान माना जाता है। तो ऐसे करके ये विशेष फैक्ट हो गए हमारे बाणभट्ट जी के बारे में। इनमें से जरूर आपको प्रश्न एग्जाम में मिल जाएगा। आगे है राज्याश्रय। ये किसके राज्याश्रय में थे? तो याद रखना है हर्षवर्धन। जो राजा हर्षवर्धन हुए हैं उनके ये आश्रय में रहे हैं, उनके राज्याश्रय में ये रहे हैं। अब जो हमारे हर्षवर्धन जी हैं इनका जो समय है वो कितना माना जाता है वो आगे लिखा है मैंने। देखिए 606 ईस्वी से 648 ईस्वी तक इनका समय माना जाता है हर्षवर्धन जी का। इसी के आधार पर बाणभट्ट जी का समय भी स्वीकार किया जाता है। तो बाणभट्ट जी का जो समय है वो है 606 ईस्वी से 606 ईस्वी से 648 ईस्वी के मध्य माना जाता है। तो कहने का मतलब हो गया कि उसके जैसा ही है, सेम जैसा कि हर्षवर्धन जी के बारे में बताया था हमने समय के बारे में, वो ही सेम इनका है। ठीक है ना? ऐसे तो 606 ईस्वी से 648 ईस्वी के मध्य इनका समय स्वीकार किया जाता है। आगे है रीति। इनकी रीति मानी जाती है पांचाली रीति। अब रीति के बारे में मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं, इसलिए यहां पर बताने की आवश्यकता मुझे नहीं लगती। तो आपने वहां देख लिया होगा तो आपको निश्चित रूप से पता होगा। तो रीति याद रखनी है पांचाली रीति। कौन सी? पांचाली रीति। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब चलिए मित्रों यहां पर आगे हम बता रहे हैं उपाधि। इनको कौन कौन सी उपाधियां मिली हुई हैं
वो आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि उपाधियों से संबंधित प्रश्न आपका जरूर पूछा जाता है और बहुत सारे एग्जाम्स में ऐसे सवाल पूछे भी गए हैं। तो सबसे पहले याद रखना है तुरंग बाण। तुरंग बाण, इनको क्या कहते हैं? तुरंग बाण कहते हैं। मैंने स्टार्टिंग में भी कहा कि बाणभट्ट जी की उपाधि है तुरंग। अब क्यों कहा जाता है, तो इसमें थोड़ा सा याद रखना है। कादंबरी में घोड़े का वर्णन करने के कारण इन्होंने कादंबरी, जो एक सब्जेक्ट है, बाणभट्ट जी का विषय है, कादंबरी कथा है, उसके अंदर इन्होंने क्या है, घोड़े का वर्णन किया है। अब तुरंग यानी घोड़ा होता है, आप जानते ही हैं, इसीलिए इनको तुरंग की उपाधि दे दी। वर्णन भी बहुत ही मजेदार और शानदार और विद्वत्ता से पूर्ण किया है, इसीलिए उनको उस वर्णन को देख करके तुरंग की उपाधि दी गई। ठीक है ना। आगे चलिए, इनकी दूसरी उपाधि याद रखनी है, संस्कृत सार्वभौम गद्य कवि सम्राट। तो इनको हम कहेंगे गद्य कवि सम्राट, ये उपाधि आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद में है कविता कामिनी कौतुकाय, ये भी इनकी उपाधि है। कविता कामिनी कौतुकाय की उपाधि किसे दी गई है, तो याद रखना है बाणभट्ट जी को दी गई है। कैसे भी सवाल आ सकता है। इसके बाद में है पंचबाणः तु बाणः, यानी पंच बाणों में ये बाण है, तो ये भी उपाधि है एक तरह से, पंचबाणस्तु बाणः। तो ये उपाधि किसकी है? बाणभट्ट जी की दी गई है, यानी बाणभट्ट जी को मिली हुई उपाधि है। ऐसे करके यहां पर उपाधियों में आपको हमने 4 उपाधि बताई हैं, ये चारों आपको ध्यान रखनी होंगी। एग्जाम की दृष्टि से ये बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि यहां पर वो ही बातें मैंने लिखी हैं जो एग्जाम के हिसाब से बहुत ज्यादा मोस्ट हैं। ऐसे आगे चलते हैं मित्रों। आगे है इनकी शैली के बारे में बात करते हैं कि इनकी जो शैली है वो कैसी रही है। तो शैली के बारे में 3 बातें लिखी हैं मैंने, देखिए। एक है सबसे पहले क्लिष्ट शब्दावली का प्रयोग हुआ है इनकी शैली में, यानी इन्होंने क्लिष्ट शब्दावली का प्रयोग किया है, कठिन शब्दावली का प्रयोग हुआ है। आप पढ़ करके देख सकते हैं बाणभट्ट जी के ग्रंथों को, आपको पता चल जाएगा कि कितने कठिन शब्दों का उन्होंने प्रयोग किया है। इसके बाद में है दीर्घ समास युक्त शब्द या पदों का इन्होंने प्रयोग किया है, बड़े बड़े समास वाले पद इन्होंने लिखे हैं। इसके अलावा श्लेष अलंकार से युक्त पदों की रचना की है, यानी बहुत इन्होंने श्लेष अलंकार का प्रयोग किया है। तो ऐसे करके इनकी शैलीगत जो विशेषता हैं वो 3 ध्यान रखनी है, क्लिष्ट शब्दावली, दीर्घ समास युक्ता और श्लेष अलंकार युक्ता, ऐसे ध्यान रखना होगा। ठीक है, ओके। आगे चलो, गद्य विदा तीनों का रूप मिलता है, यानी जो गद्य विदा हैं उन तीनों का रूप मिलता है इनकी इस रचना में। इनकी जो रचना है उन रचनाओं में गद्य के जो 3 प्रकार हैं उन तीनों का इसमें मिश्रण मिलता है, समन्वय मिलता है। कौन कौन से 3? एक तो मुक्तक, चूर्णक, उत्कलिका प्राय, इन तीनों का इसमें समन्वय मिलता है। इनकी जो रचनाएं हैं उनमें तीनों का समन्वय प्राप्त होता है, ऐसे ध्यान रखना है। कोई एक नहीं है बल्कि तीनों का समन्वय उसमें दिखाई देता है, ऐसा आपको समझना होगा। आगे इसमें लिखा है शुकनाशोपदेश में कवि प्रतिभा का चरमोत्कर्ष दिखाई देता है, यानी शुकनाशोपदेश में बहुत ही शानदार वर्णन इन्होंने किया है, इसलिए कहा जा रहा है कि वहां पर इनकी जो प्रतिभा है, विद्वत्ता है, उसका चरमोत्कर्ष दिखाई देता है। इतना अच्छे से उन्होंने वहां पर शब्दों को लिखा है, बहुत ही शानदार तरीका से शब्दों को वहां पर इन्होंने निबद्ध किया है। तभी तो कहा है कि कवि प्रतिभा का चरमोत्कर्ष है, ऐसा। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट हमने फैक्ट लिखे हैं जो कि एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं, और हमें पूरा विश्वास है कि इनमें से एग्जाम में सवाल आ जाएगा। बस आपको सिर्फ इनको याद रखना है, इनको बार बार सुनना है और चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, अपने दोस्तों को शेयर कर देना है। अब देखिए दोस्तों, आगे हम आपको यहां पर प्रशस्ति बता रहे हैं। इनकी प्रशंसा के विषय में क्या कहा जा रहा है, इनके ग्रंथ के विषय में क्या इनकी प्रशस्तियां हैं, खुद के विषय में क्या प्रशस्तियां हैं, वो सारी बात मैं आपको अब प्रशस्तियों के अंतर बता रहा हूं। तो देखिए, सबसे पहले है नंबर 1 पे महानयम भुजंग है,
महानयम भुजंग है, ऐसा हर्ष ने कहा है। इनकी प्रशस्ति के रूप में, इनकी प्रशंसा के रूप में किसने कहा है? हर्ष ने कहा है। क्या? महानयम भुजंग है, अर्थात बहुत चरित्र भ्रष्ट वाला होता है। जो बहुत चरित्र होता है वो भ्रष्ट वाला होता है, ऐसे इसको आपको समझना है। तो हर्ष ने क्या कहा? महानयम भुजंग है। आगे है वैश्यवाणी कवि चक्रवर्ती, ये भी हर्ष ने कहा है। वैश्यवाणी कवि चक्रवर्ती, समझ गए? जो वैश्यवाणी है वो कवि चक्रवर्ती। तो ये किसने कहा? तो ये कहा है हर्ष ने। इनकी प्रशस्ति के रूप में हर्ष ने बोला है। आगे है पंचबाणस्तु बाणे हैं, ये जयदेव ने कहा है। पहले बता चुका हूं वैसे मैं, पंचबाणस्तु बाणे हैं। ठीक है, बाण तो कामदेव है जो हृदय में निवास करते हैं। तो पंचबाणस्तु बाणे हैं, जयदेव ने कहा है, और जयदेव का ग्रंथ है प्रसन्न राघवम, उसमें कहा है। ठीक है, आगे है बाणस्तु पंचानन है, बाणस्तु पंचानन है, ऐसा किसने कहा? ऐसा कहा है श्री चंद्रदेव ने। किसने? श्री चंद्रदेव ने। याद रखना है, बाणस्तु पंचानन है, बाण कवियों के बीच में सिंह हैं, ऐसा मतलब समझें। आगे है वाण है कवि नाम यह चक्रवर्ती, ये सोढल ने कहा है। किसने कहा है? सोढल ने कहा है। मतलब वाण कवियों में चक्रवर्ती सम्राट हैं, ऐसा इसका मतलब है। वाण कवियों में कौन है? चक्रवर्ती सम्राट हैं, ये सोढल ने कहा है। ये इनकी प्रशंसा में लिखे गए वाक्य हैं या फिर इनकी प्रशस्ति में लिखे गए वाक्य हैं। आगे है इसमें वाणी वाणो बभूवः, वाणी वाणो बभूवः, ये गोवर्धनाचार्य जी ने कहा है ऐसा। किसने? गोवर्धनाचार्य जी ने कहा है। इनका ग्रंथ है आर्य सप्तशती, उस ग्रंथ में इन्होंने ऐसा कहा है। मतलब याद रखना है, मानो सरस्वती ने बाण का रूप धारण कर लिया है, ऐसा इसका मतलब है। तो ऐसे करके यहां पर मैंने आपको 6 पंक्तियां बताई हैं जिनमें इनकी प्रशस्ति के बारे में लिखा गया है, प्रशंसा के बारे में लिखा गया है। ये आपको ध्यान रखनी होंगे मित्रों, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। इतना जो मैटर मैंने बताया है ये बहुत ही मोस्ट है, आपको हर लाइन को याद रखना होगा। इसमें से कोई भी लाइन आपको फालतू की नहीं मिलेगी, इसलिए हर फैक्ट को ध्यान रखो, अच्छे से सुनो, ईमानदारी से तैयारी करो। सबके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहते हैं दोस्तों। अच्छे से तैयारी करिए और एक सीट पक्की करिए अपनी, ठीक है ना। उसी उद्देश्य को लेकर के हम आपके साथ में जुड़े हुए हैं। आपको लगातार हम मैटर उपलब्ध करवा रहे हैं। केवल उसका एक ही उद्देश्य है कि आपको संस्कृत बहुत सरल तरीका से समझ में आए और आपको कहीं दिक्कत नहीं आए। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे हम इनकी रचनाओं की बात करते हैं कि इनकी आखिर कौन कौन सी रचना है जिनके बारे में हम आपको आगे बताएंगे। तो देखिए, सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि इनकी जो मुख्य रचना है वो 4 मानी जाती हैं। कितनी? 4 रचनाएं इनकी मुख्य रचनाएं मानी जाती हैं। अब रचनाओं के नाम देखिए, सबसे पहले है हर्षचरितम, प्रथम रचना। इसके बाद में इनकी कादंबरी है द्वितीय रचना के रूप में। एक है इनकी चंडी शतकम, दुर्गा स्तुति है इसमें 100 श्लोक हैं। इसके बाद में है पार्वती परिणयम, और एक है 5 नंबर पे मुकुट ताड़ी तम। ये नाटक है जो कि अभी वर्तमान में अनुपलब्ध स्थिति में है, ठीक है ना, अभी उपलब्ध नहीं है। तो ऐसे करके यहां पर हमने 5 रचनाओं के नाम यहां पर आपको बताए हैं, लेकिन इसमें कहा जा रहा है कि 4 ही मुख्य रचनाएं इनकी मानी जाती हैं। लास्ट वाली अनुपलब्ध है तो 4 बच जाती हैं। अब दोस्तों, ये जो 5 रचनाएं हैं, इन 5 में से सिर्फ हम आपको 2 रचनाओं के बारे में बताएंगे। सिर्फ कौन कौन सी? एक तो पहले नंबर वाली रचना और एक आपके दूसरे नंबर की रचना। इनके बारे में ही हम आपको समझाएंगे, क्योंकि इन्हीं में से सवाल आपके पूछे जाएंगे। जितनी भी एग्जाम हुई है इनमें से सवाल आए हैं, ठीक है। तो इनको अच्छे से समझना होगा। पूरी डिटेल में आपको समझाऊंगा, सारे फैक्ट आपको बताऊंगा एग्जाम के हिसाब से। आपको याद रखना है मुख्य रचना 4 हैं और टोटल 5 रचनाओं के नाम ध्यान
रख सकते हो। अब हम रचनाओं की अलग अलग चर्चा करेंगे। यहां पर हम सिर्फ 2 रचना आपको बताएंगे जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके सिलेबस में। 2 रचनाओं को आपको समझना है सिर्फ, ठीक है ना। तो चलिए रचनाओं को एक एक को हम समझ लेते हैं। सबसे पहले हम जान रहे हैं हर्षचरितम्। तो चलिए हर्षचरितम् के बारे में हम पूरी डिटेल समझते हैं। क्या है हर्षचरित, इसके बारे में सब कुछ आपको बताते हैं। देखिए दोस्तों, स्क्रीन पर दिख रहा होगा हर्षचरितम्, ठीक है। सबसे पहला प्रश्न हर्षचरित को लेकर के बनता है कि ये किस विधा के अंतर्गत है। ऐसा सवाल सेकंड ग्रेड में पूछा गया है, ठीक है ना। ऐसा तो देखिए यहां पर विधा में ध्यान रखना है, ये आख्यायिका है। बहुत ही मोस्ट फैक्ट है ये आख्यायिका। अब आख्यायिका क्या है ये तो मैं बता चुका हूं। कथा और आख्यायिका में क्या अंतर होता है मैंने समझाया था अच्छे से। तो हर्षचरितम् आख्यायिका है। कथानक क्या कैसा है इसका, ऐतिहासिक या वास्तविक। इसका जो कथानक है वो ऐतिहासिक है, इतिहास पर आधारित है, या फिर कह सकते हैं वास्तविक कथानक है, क्योंकि इसमें जो भी लिखा गया है वो वास्तविक है और इतिहास पर आधारित लिखा गया है। ऐसे आप इसको ध्यान रखेंगे। इसके बाद में है विभाजन, इसका जो है वो किस तरह से किया गया है। याद रखना है 8 उच्छ्वासों में किया गया है, यानी हर्षचरित का जो विभाजन है वो उच्छ्वासों में हुआ है। अब कितने उच्छ्वास हैं ऐसा भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो उत्तर हो जाएगा इसमें टोटल 8 उच्छ्वास हैं। किसमें, हर्षचरित के अंदर टोटल 8 उच्छ्वास दिए गए हैं। अब 8 उच्छ्वासों में उन्होंने वर्णन किया है, खुद का भी उसमें परिचय दिया है और राजा हर्षवर्धन के बारे में भी है। हर्ष का परिचय भी उसमें दिया गया है, राज्यश्री का भी वर्णन किया गया है। ऐसे तो याद रखना है हर्षचरित में कुल कितने उच्छ्वास हैं, 8 उच्छ्वास हैं। आगे है रस की बात करें कि इसमें कौन सा रस है, तो प्रधान रस है इसमें वीर रस। कौन सा है, वीर रस इसमें प्रधान रस है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है दोस्तों। आगे है इसमें नायक कौन है, हर्षचरितम् इसमें नायक कौन है, तो नायक है हर्षवर्धन। कौन नायक है, हर्षवर्धन इसमें नायक है। याद रखोगे, बिल्कुल। अब देखिए जो हर्षवर्धन है, इन हर्षवर्धन के बारे में भी थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए। तो हर्षवर्धन के पिताजी का नाम है प्रभाकर वर्धन। क्या नाम है, प्रभाकर वर्धन, या फिर हूण हरिण केसरी भी कहते हैं इनको, प्रभाकर वर्धन को। आगे है इनकी माता का नाम है यशोवती। क्या नाम है, यशोवती। और हर्षवर्धन के बड़े भाई का नाम है राज्यवर्धन। हर्षवर्धन की छोटी बहन का नाम है राज्यश्री। राज्यश्री का विवाह गृहवर्मा के साथ में होता है। ऐसे आपको ये जो कुछ फैक्ट हैं वो ध्यान रखने होंगे हर्षवर्धन से संबंधित। तो हर्षचरित में से जो प्रश्न बनेंगे वो इनमें से बन जाएंगे, ठीक है ना। इसलिए मैंने आपको यहां बता दिया है, आगे भी बता रहा हूं मैं, अभी फैक्ट पूरे नहीं हुए हैं, ठीक है ना। आगे सुनिए, अब आगे इसमें कुछ फैक्ट और हैं उनको भी देख लेते हैं। इससे रिलेटेड जो मोस्ट फैक्ट हैं उनको मैं समझा रहा हूं आपको। देखिए आगे मैंने लिखा है यहां पर संस्कृत की प्रथम ऐतिहासिक गद्य रचना है ये। संस्कृत की प्रथम ऐतिहासिक गद्य रचना है ये हर्षचरित। याद रखना सवाल आता है कि संस्कृत की प्रथम ऐतिहासिक गद्य रचना कौन है या किसे माना जाता है। उत्तर होगा हर्षचरितम्। आगे सुनो, बाण की प्रथम गद्य रचना नाम है हर्षचरितम्। तो प्रश्न आ जाता है कि बाण भट्ट की प्रथम गद्य रचना किसे माना जाता है। उत्तर होगा हर्षचरितम् को माना जाता है। ऐसे अब बात आती है इसमें नायिका कौन है, तो भैया हम बता दें कि नायिका इसमें नहीं है, नायिका विहीन है ये, इसमें कोई भी नायिका नहीं है। नायक हर्षवर्धन है जो कि मैं आपको बता चुका हूं, ठीक है ना। आगे चलिए, आगे है इसमें बाण वंश का परिचय, यानी बाण का जो वंश परिचय है वो दिया गया है 3 उच्छ्वासों में।
और वर्धन वंश का परिचय दिया गया है 5 उच्छ्वासों में। टोटल उच्छ्वास हैं इसमें 8, ये हम आपको बता चुके हैं। तो याद रखना है कि हर्षचरित में 8 उच्छ्वास हैं, ऐसे आपको ध्यान रखना है। इन 8 में से बाण वंश का परिचय 3 उच्छ्वासों में है और वर्धन वंश का परिचय 5 उच्छ्वासों में दिया गया है। ठीक है, अब मैं आपको शॉर्ट में इसका कथानक भी समझा देता हूं कि इसमें आखिर क्या कथानक है, तो उसको भी मैं आपको शॉर्ट में समझा रहा हूं। आप अच्छे से देख लीजिए, 2-3 मिनट का समय और लगेगा, ठीक है ना, तब जाकर के हमारा हर्षचरित का मैटर कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए कथानक की थोड़ी सी मैं आपको जानकारी दे देता हूं, तो अच्छे से सुनना और समझना। मैं यहां लिख रहा हूं कथानक और यहां से मैं पूरे को बता रहा हूं कथानक क्या है। देखिए कथानक में आपको उच्छ्वासों के हिसाब से बता रहा हूं मैं। सबसे 1 नंबर पे है, पहले नंबर पे प्रथम उच्छ्वास। प्रथम उच्छ्वास में क्या है मैं आपको क्रम से ही समझाऊंगा, सारे उच्छ्वास बताऊंगा। प्रथम उच्छ्वास में दुर्वासा ऋषि के शाप के कारण सरस्वती का सोम नदी के तट पर निवास करना। दधीचि ऋषि आश्रम में सरस्वती द्वारा सारस्वत नामक पुत्र को जन्म देना। सारस्वत द्वारा अपनी समस्त विद्याएं चचेरे भाई वत्स को देना। वत्स के वंश में कुबेर का जन्म होना। इस प्रकार बाण भट्ट के पूर्वजों व बाण के जन्म तक मुख्य रूप से वात्स्यायन वंश का वर्णन यहां प्राप्त होता है। तो ये सारा मैटर दोस्तों प्रथम उच्छ्वास के अंदर है। अब चलते हैं उच्छ्वास नंबर 2 पर। इसमें बाण भट्ट द्वारा सैन्य शिविर में हर्षवर्धन से मिलना होता है। हर्षवर्धन द्वारा महान अयम भुजंग है ऐसा कहकर बाण भट्ट की उपेक्षा करना। बाण द्वारा ओजस्वी भाषा में अपना परिचय प्रस्तुत करना और सम्मान आदि प्राप्त करना, ये सब उच्छ्वास नंबर 2 में है। अब चलते हैं उच्छ्वास नंबर 3 में। इसमें बाण द्वारा थानेश्वर का सुंदर वर्णन, उसके बाद हर्षवर्धन के वंश के प्रवर्तक पुष्यभूति राजा और पुष्यभूति को तंत्र विद्या की प्राप्ति का वर्णन यहां पर किया गया है। ठीक है, आगे चलिए चतुर्थ उच्छ्वास, उच्छ्वास नंबर 4। इसमें प्रभाकर वर्धन का वर्णन, जिसे हूण हरिण केशरी व सूर्य उपासक कहा गया है। प्रभाकर वर्धन व यशोमती के राज्यवर्धन, हर्षवर्धन 2 पुत्र और राजश्री नामक पुत्री की प्राप्ति का वर्णन है। राजश्री का विवाह मौखरी नरेश ग्रहवर्मा के साथ में होता है। ये सब वर्णन है चौथे उच्छ्वास में। आगे चलिए दोस्तों 5 नंबर उच्छ्वास। इसमें हर्षवर्धन का हूणों से युद्ध के लिए प्रस्थान, प्रभाकर वर्धन का रोगग्रस्त होना, प्रभाकर वर्धन की मृत्यु होना, यशोमती का सती होना और हर्ष का विलाप दिखाया गया है। आगे है 6 नंबर उच्छ्वास, उच्छ्वास नंबर 6। इसमें हूण विजय करके पुनः राज्यवर्धन का लौटना, हर्ष पर राज्यभार डालना, मालव नरेश द्वारा ग्रहवर्मा की हत्या व राजश्री को बंदी बनाना, राज्यवर्धन द्वारा मालव नरेश की हत्या, गौड़ राजा शशांक द्वारा राज्यवर्धन की छल से हत्या करना, हर्षवर्धन द्वारा इस संसार को गौड़ रहित करने की प्रतिज्ञा करना, ये सब 6 नंबर उच्छ्वास में है। आगे है 7 नंबर। इसमें हर्षवर्धन द्वारा गौड़ों को मारने के लिए प्रस्थान करना, भंडी द्वारा विंध्याचल वनों में राज्यश्री के भटकने का वृत्तांत सुनाना, हर्षवर्धन द्वारा राज्यश्री की तलाश में विंध्याचल के लिए गमन करना, भंडी द्वारा गौड़ नरेश शशांक की हत्या करना, ये सब 7 नंबर उच्छ्वास में है। लास्ट है
8 नंबर उच्छ्वास, इसमें हर्षवर्धन द्वारा गृह वर्मा के बाल सखा दिवाकर मित्र बौद्ध भिक्षु ऋषि के आश्रम में पहुंचना, राजश्री के सती होने का समाचार पाकर उसे ढूंढ करके बचाना, राजश्री के साथ पुणे वापस लौटना। इस तरह से ये हमारा पूरा कथा वस्तु का मैटर हो जाता है। इसमें मैंने मित्रों आपको उच्छ्वासों के हिसाब से संपूर्ण जानकारी दी कि आखिर इसमें क्या है। तो हर्षचरित के विषय में पूरी जानकारी मिल चुकी है, कंप्लीट हो चुका है हमारा। अब जो भी एग्जाम में सवाल आएगा वो इसमें से आपको मिल जाएगा। हाँ, ये जरूर है कि वो याद है कि नहीं, ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है दोस्तों। इसलिए इसको बार बार देखें, सुने, अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं। मैं तो ये कहूँगा कि आप इसको सुनते रहें, कभी भी सुन ले जब भी आपको समय मिले, क्योंकि सुनने से बहुत जल्दी से याद होता है। आप चाहे प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं। आप खाना बना रहे हैं तो सुनते रहिए, ठीक है, खाना खा रहे हैं तो सुनते रहिए, आप नहा रहे हैं तो मोबाइल चला के रख दीजिए, उसमें केवल सुनना है। आप नहाने का काम करिए, कान अपना काम करेंगे, तो उससे जरूर आपको फायदा मिलेगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनकी अगली रचना है और मोस्ट रचना है कादम्बरी। चलिए कादम्बरी के बारे में हम आपको आगे बता रहे हैं। अब देखिए दोस्तों, अगली रचना है हमारी कादम्बरी। कादम्बरी के बारे में पूरी जानकारी आपको यहां मिलने वाली है। संपूर्ण जानकारी मिलेगी, जहां जहां से एग्जाम में प्रश्न बन सकते हैं वो सब कुछ मैंने यहां पर लिख दिया है। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहला फैक्ट है हमारा, बाण की सर्वोत्कृष्ट रचना है ये। कौन सी? कादम्बरी। बाण भट्ट की सर्वोत्कृष्ट रचना कौन सी है, ऐसा पूछा जाता है तो उत्तर होगा कादम्बरी है। ठीक है। इसके बाद में है गद्य साहित्य की सर्वश्रेष्ठ या प्रतिनिधि गद्य रचना किसे माना जाता है? उत्तर होगा कादम्बरी को माना जाता है। किसको? कादम्बरी को। प्रश्न आता है, मान लो गद्य साहित्य की सर्वश्रेष्ठ या प्रतिनिधि गद्य रचना किसे माना जाता है, तो याद रखना है कादम्बरी उत्तर होगा। आगे है गद्य त्रयी में सर्वोच्च स्थान किसे दिया गया है? उत्तर होगा कादम्बरी को। गद्य त्रयी के अंदर हमने जो आपको 3 रचना बताई थी, उनमें सर्वोच्च जो स्थान दिया गया है वो कादम्बरी को दिया गया है। ऐसे आप ध्यान रखोगे, ठीक है ना। आगे चलिए। आगे अब इसमें जो विशेष फैक्ट हैं वो हम एक एक को समझते हैं। सबसे पहला है कि ये विधा है, किस विधा के अंतर्गत कादम्बरी को रखा जाएगा? तो ये है कथा। कादम्बरी कथा के अंतर्गत आती है और हर्षचरित आख्यायिका के अंतर्गत आती है। ऐसे आपको ध्यान रखना है। हमने आपको बता दिया है कथा आख्यायिका क्या होती है। ऐसा सवाल सेकंड ग्रेड में आया कि कादम्बरी है कथा या आख्यायिका या फिर अन्य, ठीक है ना। तो आपको ध्यान रखना है कथा। इसके बाद में नायक याद रखना है चंद्रापीड़। मान लो आ गया कि कादम्बरी का नायक कौन है, उत्तर होगा चंद्रापीड़। अब किस प्रकृति का नायक है? उत्तर होगा धीरोदात्त नायक है ये, ठीक है। आगे है नायिका कौन है, तो कादम्बरी उत्तर याद रखना है। नायिका है कादम्बरी, ठीक है ना। कादम्बरी इसमें नायिका है। इसके बाद में है रस, तो याद रखना है शांत रस है, शांत रस। कादम्बरी के अंदर जो प्रधान रस है वो है शांत रस। रीति की बात करें तो इसमें पांचाली रीति प्रमुख रीति मानी जाती है। कौन सी रीति है? पांचाली रीति, ठीक है ना। तो नायक ध्यान रखना है, नायिका ध्यान रखना है, रस और रीति। इसके बाद में है उपनायक। उपनायक वैषम्य पायन को माना जाता है, ठीक है, क्योंकि वैषम्य पायन ही है इसमें। तो याद रखना है उपनायक वैषम्य पायन और नायक हैं आपके चंद्रापीड़। तो ये दोनों आपके हो गए नायक और उपनायक, ठीक है। इसके बाद में उपनायिका है महाश्वेता, महाश्वेता, और नायिका है कादम्बरी। तो ये हो गए महाश्वेता और कादम्बरी। यहां पर क्या है, इन दोनों की कथा वस्तु चलती रहती है साथ साथ में। यहां पर इनकी दोनों की प्रेम कहानी है, यानी एक तरफ तो यहां पर चंद्रापीड़ और कादम्बरी की प्रेम कहानी चलेगी और दूसरी तरफ वैषम्य पायन और महाश्वेता की कहानी चलती है। दोनों की इसमें साथ साथ कहानी चलती रहेगी। ऐसे आपको यहां समझना है, ठीक है ना। तो नायक चंद्रापीड़ और उपनायक की बात करें तो वैषम्य पायन, नायिका की बात करें तो कादम्बरी, उपनायिका की बात करें तो महाश्वेता। आगे चलो कथानक।
इसका जो कथानक है वो काल्पनिक माना जाता है दोस्तों। पूरा का पूरा कथानक काल्पनिक है, इमेज करके बनाया, कल्पना करके बनाया, कवि की कल्पना है ये सब। इसके बाद में उपजीव्य काव्य किसे मानते हैं, तो याद रखना है बृहत कथा। गुणाढ्य की जो बृहत कथा है इसको उपजीव्य काव्य माना जाता है। तो ये जो हमने मोस्ट फैक्ट आपको बताए हैं ये बहुत ही खास है एग्जाम के हिसाब से, इनमें से जरूर सवाल आता है, इसलिए हर फैक्ट को ध्यान रख लेना है। अपनी कॉपी में नोट भी कर सकते हो, बार बार सुनिए, जरूर याद हो जाएंगे दोस्तों। ठीक है, आप रिवीजन करते रहिए बार बार इनका, तभी आप याद रख सकते हो। आगे चलते, चलिए आगे दोस्तों देखते हैं। कादंबरी को 3 भागों में विभाजित किया गया है। जो कादंबरी है उसको 3 जगह विभक्त किया गया है। अब कैसे कैसे किया गया है वो हम जानेंगे। 3 जगह कैसे उसका विभाजन हुआ है वो हम समझते हैं। सबसे पहला है कथामुख, पहला विभाजन। इसके बाद में है पूर्वार्ध और तीसरा है उत्तरार्ध। ये 3 भाग इसके किए गए हैं। कथानक हो गया, नहीं कथामुख हो गया, पूर्वार्ध हो गया और उत्तरार्ध हो गया। तो कादंबरी को 3 भागों में विभाजन किस तरह से किया है याद रखना है, कथामुख, पूर्वार्ध और उत्तरार्ध। आगे चलो, अब आगे बता रहे हैं कि इसको 2 खंडों में बांटा गया है। यदि खंड के हिसाब से देखें तो इसको 2 खंडों में विभाजित किया है। एक तो है पूर्व भाग और एक उत्तर भाग, 2 खंड हैं इसके। तो पूर्व भाग में तो बाणभट्ट, ये पूर्व भाग जो है ये तो बाणभट्ट के द्वारा लिखा गया है और उत्तर भाग जो है ये भूषण भट्ट के द्वारा लिखा गया है। भूषण भट्ट इनका पुत्र है, उस पुत्र ने लिखा है ये, ठीक है ना। और जो पहला भाग है पूर्व भाग वो खुद बाणभट्ट जी ने लिखा है, उसका 2/3 भाग बाणभट्ट ने लिखा है और जो तृतीयांश है वो भूषण भट्ट ने लिखा है, ऐसा बताया जाता है। ठीक है ना, तो याद रखना है आपको, ये 3 भाग याद रखने हैं। और खंड की बात करें तो 2 खंड आपको याद रखने होंगे। अब इसके अंदर मुख्य जो कथा वस्तु है, मुख्य जो विषय वस्तु है वो एक बार आपको ध्यान रखनी है। उसमें आपको कहीं भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। देखिए मैं उसको समझा रहा हूं। इसके अंदर चंद्रापीड़ और वैषम्य पायन के 3 जन्मों का वर्णन प्राप्त होता है। अब ये 3 जन्म किस तरह से हैं वो आपको ध्यान रखने एक बार, क्योंकि यहां से सवाल आया हुआ है कि दूसरे जन्म में कौन था ये, ठीक है, तीसरे जन्म में कौन था, पहले जन्म में कौन था, इस तरह से आपको ध्यान रखने होंगे। इसलिए इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है। मैं आपको यहां पर अच्छे से समझा रहा हूं, मैंने बिल्कुल एकदम सारणी बना के ही बताई है। यहां पर देखिए अलग अलग मैंने समझाया है, यहां पर कोई आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो सबसे पहले देखिए प्रथम जन्म में, और इसके बाद में द्वितीय जन्म और इसके बाद में तृतीय जन्म, 3 जन्मों का यहां पर वर्णन मिलेगा आपको। पहले जन्म में कौन क्या था, दूसरे जन्म में कौन क्या था और तीसरे जन्म में कौन क्या था, यह आपको बताया जाएगा। देखिए सबसे पहले है चंद्रमा। पहला जन्म चंद्रमा का, यानी जो पहला जन्म है वो चंद्रमा के रूप में है। अब चंद्रमा का दूसरा जन्म होता है चंद्रापीड़ के रूप में। किसके रूप में? चंद्रापीड़ के रूप में। इसके बाद में चंद्रापीड़ का जो जन्म होगा तीसरे जन्म में वो शूद्रक बनता है। चंद्रापीड़ बन जाता है शूद्रक। अब चंद्रापीड़ वास्तव में चंद्रमा है, चंद्रमा ही चंद्रापीड़ बना दूसरे जन्म में, और जो चंद्रापीड़ है वही तीसरे जन्म में जाकर के शूद्रक बनता है, शूद्रक। तो ऐसे पूछ लिया कि शूद्रक दूसरे जन्म में कौन था, तो चंद्रापीड़ था। चंद्रापीड़ कौन था पहले जन्म में, तो चंद्रमा था। या फिर कह सकते हैं कि शूद्रक पहले जन्म में कौन थे, चंद्रमा थे। या चंद्रमा तीसरे जन्म में कौन थे, तो शूद्रक थे। ऐसे कोई भी सवाल बन सकता है। आगे है पुंडरीक। पहला जन्म पुंडरीक के रूप में, दूसरा जन्म इनका वैषम्य पायन के रूप में हुआ है, और तीसरा जन्म इनका शुक के रूप में हुआ है। तोता बन जाते हैं ये शुक। कहानी बताऊंगा मैं आगे क्या क्या मैटर होता है इसमें, ठीक है यहां तक। इसके बाद में है कपिंजल। कपिंजल, कपिंजल जो है दोस्तों पुंडरीक का मित्र है, याद रख लेना। कपिंजल कौन है? पुंडरीक का मित्र है, ठीक है ना। अब कपिंजल का द्वितीय जन्म जो होता है वो इंद्रायुध के रूप में होता है, इंद्रायुध। अब इंद्रायुध कौन है? चंद्रापीड़ का घोड़ा। इंद्रायुध कौन है? चंद्रापीड़ का घोड़ा है,
तो कपिंजल कौन है? पुंडरीक का मित्र है। कपिंजल का दूसरा जन्म इंद्रायुध के रूप में होता है। इंद्रायुध कौन है? चंद्रापीड़ का घोड़ा है। और तीसरा जन्म इसका कपिंजल के रूप में ही होता है। ठीक है ना, ऐसे हो गया। इसके बाद में आगे है रोहिणी। पहला जन्म रोहिणी के रूप में हुआ है, दूसरा जन्म इसका पत्रलेखा के रूप में हुआ है। केवल 2 जन्मों की कहानी मिलेगी आपको इसमें, बस रोहिणी जी की कहानी केवल 2 जन्मों की मिलेगी। दूसरे जन्म में ये पत्रलेखा बनती हैं। अब पत्रलेखा कौन है? चंद्रापीड़ की सेविका है पत्रलेखा। ठीक, आगे चलो। लक्ष्मी, पहला जन्म के रूप में लक्ष्मी है, द्वितीय जन्म में इनका नहीं है, इनका तीसरा जन्म है। फिर तृतीय जन्म में चांडाल कन्या है ये। ठीक है, तो ये चांडाल कन्या के रूप में जन्म लेती हैं ऐसे। और लक्ष्मी जो है ये पुंडरीक की माता है, याद रख लेना। लक्ष्मी कौन है? पुंडरीक की माता। इनका जो जन्म है वो द्वितीय जन्म नहीं है, तृतीय जन्म होता है इनका, और वो होता है चांडाल कन्या के रूप में। चांडाल कन्या आएगा अभी जब मैं कथा वस्तु समझाऊंगा, तो चांडाल कन्या भी आएगा उसमें, कौन है क्या है। ऐसे करके यहां पर 3 जन्मों का वर्णन आपको देखना है। चंद्रापीड़ और वैषम्य पायन के 3 जन्मों का वर्णन आपको यहां ध्यान रखना होगा, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है। ठीक है ना, तो स्पष्ट है। आगे बढ़ जाते हैं, चलिए आगे देखिए। यहां पर लिखा है मंगलाचरणम। इसका जो मंगलाचरण है वो किस तरह का है, यह भी प्रश्न आता है। तो मंगलाचरण है नमस्कारात्मक मंगलाचरण है इस ग्रंथ में। इनके ग्रंथ में कादंबरी में मंगलाचरण लिखा गया नमस्कारात्मक। ठीक है, उसमें क्या लिखा है मैं थोड़ी सी एक लाइन बता देता हूं, यहां लिखी भी है मैंने। त्रैमयाय त्रिगुणात्मके नमः, इस लाइन से इनका स्टार्टिंग किया गया है मंगलाचरण का, और ये वंशस्थ छंद में लिखा गया है। ये बात भी आप ध्यान रख सकते हो। हिंदी में आप कहोगे तो ऐसे मान सकते हैं कि त्रिगुण स्वरूप अजन्मा पर ब्रह्म को नमस्कार किया गया है, ऐसे आप ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, और मान लो पूछ लिया जाए कि इनका जो मंगलाचरण है वो किस छंद में है, तो वंशस्थ छंद में है, ये भी ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, आगे चलिए। कथा वस्तु पर आधारित कुछ विशेष फैक्ट हैं, एक बार इनको भी देख लेते हैं। जैसे विदिशा का राजा कौन है? शूद्रक। मान लो आता है कि विदिशा का राजा कौन है? शूद्रक उत्तर होगा। इसके बाद में शूद्रक की राजधानी विदिशा नगरी है। कौन सी है? विदिशा नगरी। ठीक, अब विदिशा नगरी जो है ये वेतवा या वेत्रवती या नदी के तट पर है। वेतवा या वेत्रवती जो नदी है उसके तट पर स्थित है विदिशा नगरी। ठीक है, ऐसे आगे चलिए। आगे है चंद्रापीड़। चंद्रापीड़, ठीक है। अब जो चंद्रापीड़ है, इस चंद्रापीड़ के पिता का नाम है तारापीड़। यह भी सवाल आया हुआ है कि तारापीड़ के पिताजी, उसके पुत्र का नाम बताओ, या फिर चंद्रापीड़ के पिताजी का नाम बताओ, माता का नाम क्या है, मित्र कौन था इसका, प्रेमिका कौन थी, ठीक है, सेविका कौन थी, अश्व कौन था, ऐसे सवाल आते हैं। तो चंद्रापीड़ के पिता का नाम तारापीड़, माता का नाम विलासवती, और इसके घोड़े का नाम इंद्रायुध, मित्र का नाम वैषम्यपायन, और इनकी जो प्रेमिका है जिससे ये प्रेम करते हैं उसका नाम कादंबरी, और इनकी सेविका है पत्रलेखा। तो ये चंद्रापीड़ से रिलेटेड सारा मैटर हो जाता है, आपको ये सब ध्यान रखने होंगे। ठीक है, इनमें से एक सवाल जरूर बनेगा आपका, कोई भी एग्जाम दे लेना फिर आप, चाहे सीटेट का दो, चाहे आप कोई भी टेट का एग्जाम दो, चाहे सेकंड ग्रेड का एग्जाम दो, चाहे आप फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम दो, सब जगह आपको यहां से मैटर मिलेगा। पेपर देने के बाद में खुद ही विश्वास करोगे आप। ठीक है ना, ऐसे। तो चंद्रापीड़ के बारे में डिटेल याद रखनी है। पिता तारापीड़, माता विलासवती, अश्व इंद्रायुध, मित्र वैषम्यपायन, प्रेमिका कादंबरी, सेविका पत्रलेखा। ठीक है ना, चलिए आगे और भी देखते हैं, अभी और भी मैटर बचा हुआ है। इसमें आगे आपको ध्यान रखना है वैषम्यपायन का पिता। वैषम्यपायन का पिता शुकनाश। कौन है? शुकनाश। अब शुकनाश कौन था भाई? तारापीड़ का मित्र। शुकनाश तारापीड़ का मित्र था। ठीक है ना, ऐसे ध्यान रखना है आपको। अब इधर देखिए, वैषम्यपायन का जो मित्र है वो है कपिंजल। कौन है? कपिंजल। मैंने आपको पहले भी बताया था, वैषम्यपायन का मित्र है कपिंजल।
मैंने आपको पुंडरीक का मित्र बताया था, लेकिन वैशम्यपायन दूसरे जन्म में वैशम्यपायन था और पहला जन्म इसका पुंडरीक के रूप में था, वैशम्यपायन का। ये मैंने आपको समझा दिया था। तो यहां पर जो कपिंजल है, इस कपिंजल के माता पिता का नाम भी याद रखना है। तो पिता का नाम है श्वेतकेतु और माता है लक्ष्मी, ऐसे ध्यान रखना है, ठीक है। ऐसे आगे चलो, आगे है वैशम्यपायन की प्रेमिका कौन है भैया? तो वैशम्यपायन की प्रेमिका है महाश्वेता। कौन है? महाश्वेता, याद रखना, वैशम्यपायन की प्रेमिका महाश्वेता है। अब महाश्वेता की माता का नाम गौरी है, पिता का नाम हंस है, सखी का नाम कादंबरी है, यानी महाश्वेता की सखी है कादंबरी। ये दोनों आपस में फ्रेंड हैं, महाश्वेता और कादंबरी, ठीक। तो वैशम्यपायन की प्रेमिका महाश्वेता। आगे है कादंबरी। कादंबरी की जो प्रेम कहानी चलती है वो किसके साथ चलती है? चंद्रापीड़ के साथ। किसके साथ चलती है? चंद्रापीड़ के साथ, जो कि इस में नायक है चंद्रापीड़। आगे चलो, अब कादंबरी के पिता का नाम चित्ररथ, याद रखना है। माता का नाम मदिरा या सुरा और दासी है मदलेखा। ये कादंबरी से संबंधित फैक्ट ध्यान रखने होंगे, ठीक है। आगे चलिए, आगे है इसमें विशेष वर्णन जो हुआ है वो किस किस का हुआ है, तो मैंने यहां पर एक साथ लिख दिया है। इसमें एक तो जावाली आश्रम का वर्णन मिलेगा आपको, ठीक है। जावाली का पुत्र हारित है जिसने शुक का उपचार किया था, तो इसमें जावाली आश्रम का वर्णन है। इसके अलावा आच्छोद सरोवर का वर्णन प्राप्त होता है। किसका? आच्छोद सरोवर का वर्णन प्राप्त होता है। इसके अलावा शालमली या सेमर जो पेड़ होता है उसका वर्णन यहां पर मिलता है, ठीक है। नलचंपू काव्य में भी इस शालमली या सेमर वृक्ष का वर्णन प्राप्त होता है। तो यहां पर विशेष जो वर्णन है वो आपको मैंने बता दिया है। जावाली आश्रम का वर्णन मिलेगा, आच्छोद सरोवर का वर्णन मिलेगा और शालमली वृक्ष का वर्णन यहां पर मिलेगा। इनमें से भी सवाल बन जाता है। जहां जहां से सवाल बन चुका है वो मैंने इसमें शामिल किया है, और जहां से बन सकता है वो मैंने फैक्ट यहां लिखा है, ठीक है। आगे इसमें लिख रहे हैं प्रशस्ति के रूप में क्या लिखा गया है इनके बारे में, वो भी हम देख लेते। तो देखिए इनकी प्रशस्ति के विषय में क्या लिखा गया है, ज्यादा नहीं है। लिखा है सबसे पहले, कादंबरी रस ज्ञानामाहारो बिना रोचते। मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है फ्रेंड्स कि कादंबरी का रसपान करने वालों को भोजन भी अच्छा नहीं लगता। इतना रस है कादंबरी के अंदर, आप कादंबरी को पढ़िए तो आप इसी में डूब जाओगे, खो जाओगे। इतनी अच्छी इसमें कहानी मिलेगी आपको, बहुत ही शानदार प्रेम कहानी है इसके अंदर, ठीक है ना। ऐसे आगे है इसमें श्रिया निबद्धेय मतिद्वयी कथा। इसका मतलब यहां देखिए, ध्यान रखना है, बाण ने हर्षचरित में कादंबरी कथा को बृहत कथा व वाशव दत्ता से श्रेष्ठ कहा है। ऐसा आपको यहां ध्यान रखना है, ठीक है ना। ऐसे आगे देखो, कविराज ने स्वयं को और सुबंधु को तथा बाण को यानी बाण भट्ट को वक्रोक्ति निपुण कहा है। ये बहुत ही फैक्ट, मोस्ट फैक्ट है, क्योंकि ऐसा सवाल एग्जाम में आया था कि कौन वक्रोक्ति निपुण है, वक्रोक्ति निपुण कौन है, ऐसा सवाल आया था। तो यहां पर देखिए कविराज ने यानी एक तो खुद को, एक सुबंधु को और एक बाण भट्ट को, इन तीनों को क्या कहा है? वक्रोक्ति निपुण कहा है। उसमें उस समय उत्तर सुबंधु था, जब एग्जाम में ये सवाल आया था उसमें सुबंधु का नाम था। ऐसे तो ये भी आपको ध्यान रखना होगा। तो ऐसे करके हमारे सारे फैक्ट हो जाते हैं। अब मैं आगे आपको सूक्तियां बता रहा हूं, इसके अंदर जो मोस्ट सूक्तियां हैं उनको मैं बताऊंगा। अब चलिए दोस्तों, इसकी जो मेन सूक्तियां हैं वो मैं बता देता हूं, और सूक्तियों के जस्ट बाद में मैं आपको पूरी कथा वस्तु बताऊंगा। इसमें क्या कथा वस्तु है पूरी को मैं डिटेल से बता दूंगा, ज्यादा समय नहीं लगेगा, उसमें 5-6 मिनट का समय लगेगा। तो उससे पहले हम सूक्तियां समझते हैं, और सूक्ति के बाद में ही मैं आपको कथा वस्तु इसकी बताऊंगा। इसमें कथानक क्या है वो संपूर्ण कथानक मैं आपको समझा दूंगा, ठीक है। पहले सूक्ति समझ लो एक बार। तो सबसे पहली सूक्ति है इसमें, देखिए हमारी सूक्ति नंबर 1 पे, अचिंत्यो ही महात्मनाम प्रभाव है। अचिंत्यो ही महात्मनाम प्रभाव है, ये हमारी पहली सूक्ति है। सूक्ति का अर्थ क्या है सुनो। सूक्ति का मतलब है कि महापुरुषों के प्रभाव में शंका नहीं करनी चाहिए। महापुरुषों के प्रभाव में शंका नहीं करनी चाहिए।
आगे चलो, दूसरी सूक्ति, ए पुत्राणाम किल न संति लोकाः शुभाः, अर्थात बिना पुत्र वालों के लिए यह लोक संसार शुभ नहीं है, ऐसा इसका मतलब है। आगे चलिए, जल निधि रेव लक्ष्मी ही प्रसूति ही, इसका मतलब समुद्र के समान लक्ष्मी अपनी संतानों का उपकार करती है। ठीक, आगे चलो, आगे सूक्ति है, महतीयम खल्व अनर्थ परंपरा, महतीयम खल्व अनर्थ परंपरा, इसका मतलब है वंशानुगत ऐश्वर्य, नवीन युवा अवस्था, अनुपम सौंदर्य, दिव्य शक्ति, ये सभी अनर्थ की श्रृंखला हैं, अनर्थ की परंपरा है, चार चीज। ठीक, आगे चलो, आगे है लब्ध्वापि दुखेन परिपाल्यते लक्ष्मी ही, लब्ध्वापि दुखेन परिपाल्यते लक्ष्मी ही, इसका मतलब है कि लक्ष्मी की प्राप्ति कठिन है तथा प्राप्त होने पर भी दुख पूर्वक इसकी रक्षा की जाती है। लक्ष्मी को पाना तो कठिन है ही, इसके बाद में इसकी रक्षा करना भी और भी कठिन है। आगे सुनो, भवादृशा एव भवन्ति भाजनान्योपदेशानाम, शुकनास चंद्रापीड़ से कहता हुआ समझा रहा है कि आप जैसे लोग ही उपदेशों के पात्र होते हैं, इनके भाजन होते हैं। ठीक है ना, ऐसा। आगे चलो, हृदये जलमिव गलत्युपदिष्टम, ये भी शुकनाश उपदेश से ही ली है ये सब। इसका मतलब क्या है, इसमें कहा गया है कामदेव के बाणों से जर्जर हृदय में गुरु के उपदेश रूपी वचन पानी की तरह रिस जाते हैं, रुकते नहीं हैं, गल जाते हैं। आगे चलो, गंधर्व नगर लेखे वह पश्यतः एव नश्यति, गंधर्व नगर की रेखा के समान लक्ष्मी देखते ही गायब हो जाती है। और आगे है अपरिणामोपशम है दारुणो लक्ष्मी मद है, बहुत ही शानदार है। लक्ष्मी का मद बुढ़ापे में भी शांत नहीं होने वाला और भयंकर होता है, यानी बुढ़ापे में भी लक्ष्मी का मद शांत नहीं होता, इतना भयंकर होता है ये। और लास्ट है यहाँ पर, दातारम दुःस्वप्नम अपि न स्वप्नमिव न स्मरति, दातारम स्वप्नम एव न स्मरति, यानी लक्ष्मी जो है वो देने वालों को, या दातार जो होते हैं, दाता देने वाले दानदाता, उनको बुरे सपने की तरह याद नहीं करती है, बुरे स्वप्न की तरह उनको भूल जाया करती है। इस तरह से हमारी यहाँ पर ये 10 सूक्तियाँ हो जाती हैं। ये बहुत ही मोस्ट सूक्तियाँ हैं, इनको आप जरूर याद रखना, क्योंकि यहाँ से एग्जाम में जरूर कोई सवाल बन सकता है। अब चलिए मित्रों, यहाँ पर मैं आपको कथानक समझा रहा हूँ। कथानक में क्या इसमें दिया गया है वो मैं पूरी डिटेल आपको यहाँ पर बताने का प्रयास करता हूँ। आप अच्छे से समझना और सुनना। जो भी इसमें कथा वस्तु है वो पूरी की पूरी कथा वस्तु आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। चलिए देखते हैं आखिर इसमें क्या कथा वस्तु है। ज़्यादा समय नहीं, 2-3 मिनट का समय लूँगा सिर्फ। ठीक है, सबसे पहले मूल कथा क्या है इसकी वो मैं बता रहा हूँ, उसके बाद में सेकंड भाग बताऊंगा इसमें क्या है, और उसके बाद में तीसरा भाग भी बताऊंगा। 3 भागों में इसको विभक्त करके समझा रहा हूं मैं। सबसे पहले सुनिए स्टार्टिंग कैसे हुई। विदिशा के राजा शूद्रक के दरबार में एक चांडाल कन्या अत्यंत मेधावी मनुष्य की वाणी में बोल करके लोगों का मनोरंजन करने वाले शुक को लेकर के आती है। जो तोता होता है, यानी शुक यानी तोता, शुक शूद्रक को आर्या छंद में नमस्कार करता है। बहुत ही प्रसन्न हो जाता है वो, और राजा की प्रशंसा भी करता है। पूछने पर शुक बताता है कि उसकी माता मर गई है और उसके पिता को एक वृद्ध शबर सेनापति ने मार दिया है। वह अपने आप को एक वृक्ष की कोटर में छिपाता है। वहां से भी कुमार हारित ऋषि उठा करके जावाली के आश्रम में उसको ले जाता है। इसके बाद जावाली ऋषि तोते के पूर्व जन्म की कथा सुनाते हैं। ये तो हो गई मूल कथा। अब आगे की कथा क्या है, जावाली ऋषि खुद सुना रहे हैं पूर्व जन्म की कथा। सुनिए आगे क्या है। तो द्वितीय भाग में क्या होता है सुनिए। इसके बाद
उज्जैनी के राजा तारापीड़ और रानी विलासवती के तपस्या के फलस्वरूप चंद्रापीड़ नाम का एक पुत्र हुआ। राजा के मंत्री शुकनाश के भी वैशम्यपायन नाम का पुत्र हुआ। दोनों घनिष्ठ मित्र थे। ठीक है, एक तरफ वैशम्यपायन और दूसरी तरफ चंद्रापीड़, दोनों घनिष्ठ मित्र हो गए। समय के अनुसार चंद्रापीड़ का युवराज पद पर अभिषेक किया जाना था। अभिषेक के समय मंत्री शुकनाश द्वारा उसे सारगर्भित उपदेश दिया गया, जिसको शुकनाशोपदेश के नाम से जाना जाता है। अभिषेक के समय चंद्रापीड़ को इंद्रायुध नामक घोड़ा व पत्रलेखा नामक दासी भी मिलती है। चंद्रापीड़ और वैशम्यपायन दिग्विजय के लिए निकल पड़ते हैं। किन्नर युगल का पीछा करते हुए इंद्रायुध पर सवार चंद्रापीड़ आछोद सरोवर पर पहुंच जाता है। वहां पर एक तपस्वी महाश्वेता से उनकी भेंट होती है। महाश्वेता अपने बारे में बताती है कि पुंडरीक नामक ऋषि कुमार से उसे प्रेम हो गया था, किंतु मिलने से पहले ही वह काम क्रीड़ा से दिवंगत हो गया। उसके बाद वह आछोद सरोवर पर तपस्विनी की भांति तपस्या कर रही है। महाश्वेता अपनी सखी कादंबरी से मिलाने के लिए चंद्रापीड़ को लेकर के जाती है। यानी महाश्वेता अपनी सखी कादंबरी है, उसके पास चंद्रापीड़ को लेकर जाती है। चंद्रापीड़ व कादंबरी एक दूसरे के प्रति आसक्त हो जाते हैं और कादंबरी अपना कौमार्य व्रत तोड़ने का निश्चय करती है। मतलब जैसे ही चंद्रापीड़ कादंबरी को देखते हैं और कादंबरी चंद्रापीड़ को देखती है, उन दोनों में प्रेम हो जाता है। दोनों एक दूसरे पर आसक्त हो जाते हैं। पिता के बुलाए जाने पर चंद्रापीड़ उज्जैनी लौट आता है। उसी समय पिताजी का संदेश आता है चंद्रापीड़ के पास कि तुरंत आपको लौट कर आना है, बहुत ही इमरजेंसी काम है। वो तुरंत लौट करके आ जाता है और वैशम्यपायन को सेना सहित बाद में आने के लिए कह देता है और खुद चला जाता है। आगे क्या हुआ सुनिए। जब बहुत समय निकल जाता है, बहुत समय के बाद भी वैशम्यपायन नहीं लौटता है, तब चंद्रापीड़ को चिंता होती है। तो चंद्रापीड़ पुनः उसी सरोवर पर वापस जाता है देखने के लिए कि भाई इतने दिन हो गए, आखिर कहां गया मेरा दोस्त। उस सरोवर पर उसे महाश्वेता मिलती है। महाश्वेता उसे बताती है कि वैशम्यपायन मुझ पर आसक्त होकर के बार बार आग्रह कर रहा था प्रेम करने के लिए, विवाह करने के लिए, इसलिए मैंने उसे श्राप दे दिया और उस श्राप के कारण वह शुक अर्थात तोता बन गया। यह सुनकर के मित्र के दुख से चंद्रापीड़ बहुत दुखी हो जाता है और खुद भी प्राण त्यागने को तैयार हो जाता है। कादंबरी भी अपने प्राण त्यागना चाहती है, परंतु आकाशवाणी उसे रोक देती है। आश्वासन देती है कि शीघ्र ही तुम दोनों सखियों का अपने अपने प्रेमियों के साथ पुनः मिलन होगा, ऐसी आकाशवाणी होती है। इसी के साथ जावाली ऋषि की कथा समाप्त हो जाती है। ये जावाली ऋषि ने जो कथा सुनाई वो कथा थी। अब आगे सुनो। जावाली ऋषि से अपने पूर्व जन्मों की कथा सुनकर के शुक को महाश्वेता की याद आने लगती है। जब शुक ने पहली कहानी सुनी पूर्व जन्म की, तो उसे महाश्वेता की याद आने लगती है और वह उससे मिलने के लिए उड़ने लगा। तो इसी चांडाल कन्या ने मुझे पकड़ लिया और आपके पास ले आई। बाद में चांडाल कन्या बताती है कि पुंडरीक अर्थात वैशम्यपायन की मैं माता हूं। आप पूर्व जन्म के चंद्रापीड़ हैं। ऐसा सुनते ही राजा शूद्रक को स्मरण हो जाता है और वह प्राणहीन होकर के चंद्रापीड़ के रूप में पुनः जीवित हो जाता है। शुक की कथा के साथ शाप की अवधि भी समाप्त हो जाती है। शुक भी पुनः पुंडरीक बन जाता है। इस प्रकार अंत में चंद्रापीड़ कादंबरी
पुंडरीक, महाश्वेता, इन दोनों का सुखद मिलन हो जाता है और आराम से प्रेम पूर्वक दोनों अपना जीवन जीने लगते हैं। तो ऐसे करके मित्रों ये पूरी कहानी हो जाती है, किस तरह से यहां पर उनका पुनर्मिलन होता है, ये सब कुछ आपको मैंने समझाया, शॉर्ट में बताने का प्रयास किया, जिससे कि ये हमारा जो मैटर है लंबा नहीं हो जाता। तो इस तरह से मित्रों हमारा ये आज का सेशन पूरा हो जाता है। इसमें हमने आपको बाणभट्ट जी के बारे में सारी डिटेल बताई, इसके बाद में उनके जितने भी ग्रंथ हैं वो सारा कुछ मैंने मैटर बता दिया है, जहां जहां से एग्जाम में सवाल पूछे जा सकते हैं। तो आपको अच्छे से ध्यान रखना है, बार बार सुनना है, बार बार देखना है। वीडियो कैसा लगा आप जरूर कमेंट करके बताएं, और अच्छा लगता है तो एक लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, अपने दोस्तों को शेयर करना। ऐसे ही लगातार क्लासेज आपको मिलती रहेंगी दोस्तों। मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जयतु संस्कृतम, धन्यवाद। सबके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं।